आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आप आज मिलेंगे बहुत दिनों बाद विजय सरदाना जी से, ओंकार जी साथ में। और बात का जो मुख्य मुद्दा है, और भी मुद्दे हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो है दिल्ली का चुनाव और केजरीवाल जी। ओंकार जी, कैसे चल रहे हैं केजरीवाल जी? मैंने सुना आज तो पूर्वांचल वालों के मुद्दे पर अटक गए, कभी कुछ अटकते हैं, कभी कुछ अटकते हैं। देखिए, वैसे तो संजय जी, अरविंद केजरीवाल इतना बोझा लेकर के इस चुनाव में मैदान में उतरे हैं कि वो बोझा संभालना ही उनके लिए बड़ा दुरूह हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। अगर हम देखें तो जिस तरह की उन्होंने बातें की थी, जो वादे किए थे, जिस तरह के सपने दिखाए थे, सब्ज बाग दिखाए थे, लंदन, पेरिस, यमुना को ऐसा बना देंगे कि शाम को आप परिवार के साथ उसके घाटों पर जो है शामें बिताया करेंगे, गजलों की महफिलें आप जो है वहां देखेंगे। वो सब कुछ तो किया नहीं है, बल्कि बदतर स्थिति हुई है। सड़कों की हालत आप देखिए, बरसात के समय जो दिल्ली की सड़कों में झीलें बन जाती हैं वो, इसके अलावा पेयजल का संकट हर साल का एक 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 बिल्कुल एकदम जैसे ट्रैक रिकॉर्ड चलता है ना कि अक्टूबर नवंबर में सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़नी ही पड़नी है पॉल्यूशन को लेकर के। इनको वही सब बहाने बनाने हैं, हरियाणा और वेस्ट यूपी के ऊपर सिर के ऊपर ठीकरा फोड़ना है। 2022 से पहले पंजाब के सिर पर भी फोड़ते थे जब तक चन्नी थे या अमरिंदर सिंह थे। तो और जो अपनी विफलताएं हैं उसके लिए एलजी को जिम्मेदार ठहराओ, केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सदन में खड़े होकर के जहां इम्यूनिटी मिली हुई है वहां पर उनको मनोरोगी बताओ, कायर बताओ, तमाम तरह के आरोप लगाओ। तो पिछले 10-11 सालों में दिल्ली की जनता ये सब देख करके, इनकी नाटक नौटंकी देख करके पक चुकी है, लिटरली पक चुकी है। अब जो पीछे इन्होंने इनके धत्कर्म हैं, जो भी इनके कारनामे हैं, जो भी इनकी विफलताएं हैं, उन पर मिट्टी डालने के लिए उनको लोग भूल जाएं, शराब कांड को भी भूल जाएं, पैनिक बटन घोटाले को भी भूल जाएं, बस खरीद घोटाले को भी भूल जाएं। इसके अलावा जो इन्होंने रूम का कंस्ट्रक्शन के नाम पर टॉयलेट खड़े किए उनको भी भूल जाएं, एडवर्टाइजमेंट वाले घोटाले को भी भूल जाएं। इसलिए रोज नए नए विवाद खड़े करो। अच्छा, 3-3, 4-4, 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में इनको महारत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा इनको कुछ और आता भी नहीं है, और उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को बैठा करके किस किस पर रोजाना एलिगेशन लगाने हैं, फिर अगले दिन के लिए डिजाइन कर लेते हैं कि अगले दिन कौन कौन से मुद्दे जो है उछालने हैं, और मीडिया को और पब्लिक को उसमें उलझाए रखो, एंगेज रखो। इनको लगता है कि मीडिया में दिखाई देते रहेंगे, उस पर इनके मुद्दों पर बहस होती रहेगी, शाम को 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक यही चर्चा में रहेंगे, और बाकी पार्टियां नेपथ्य में चली जाएंगी, जैसे कांग्रेस पार्टी को इन्होंने ऑलरेडी भेज दिया है। लेकिन इस बार जो मैं कह रहा हूं कि बड़ा भारी बोझा सिर पर लेकर के मैदान में उतरे हैं, और इनकी जितनी चतुर चालाकियां हैं वो भी अब लोगों की समझ में आ रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन किंतु परंतु है, एक वर्ग है दिल्ली में अभी भी जो इनकी फ्री वीज की जो घोषणाएं हैं उसमें आ जाता है। अभी हमने देखा है जब इन्होंने कहा है कि हम आधी आबादी को हर महीने 2100 रुपया देंगे, बस शर्त यह है कि फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दो। फिर इनको जो 10-11 साल में याद नहीं आए वो ग्रंथी भी याद आ गए, पुजारी भी याद आ गए, उनको भी चुग्गा डाल दिया कि आपको भी हम 18-18 हजार रुपया पगार दिया करेंगे हर महीने। बस जितने लोग मंदिर में आते हैं उनको मोटिवेट करो कि आम आदमी पार्टी को वोट दिया जाए। इसी तरह ग्रंथी जी को कहा कि गुरुद्वारे में इतने लोग आते हैं मत्था टेकने, कम से कम आप हमारा ये काम करवा दो, उसके बाद फिर आपकी पोब आ रहा है। तो ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, और इस हड़बड़ी में, इस घबराहट में
कि साहब बोझा बहुत बड़ा है और हिसाब किताब अगर जनता मांग रही है या अपोजिट पार्टियां मांग रही हैं तो हिसाब किताब दे नहीं पा रहे हैं। उल्टे अभी भी मोदी सरकार के राजमहल की बात कर रहे हैं, शीश महल की बात होती है तो चालाकी भरा एक कैंपेन चलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोगों के गले के नीचे से ये चीजें उतर नहीं रही हैं। एक बहुत ही कठिन दौर से और एक कठिन चुनाव से अरविंद केजरीवाल इस बार रूबरू हो रहे हैं। गारंटी उन्हें भी नहीं है, विश्वास उन्हें भी नहीं है, विश्वास हम जैसे और आप जैसे लोगों को भी नहीं है। उनको इस बात का विश्वास नहीं है कि वो जीत ही जाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस ने और बीजेपी ने कुछ ऐसे दो चेहरे खड़े कर दिए हैं जो उनके लिए सिरदर्द बन गए हैं। 2013 में जब शीला दीक्षित को इन्होंने हराया था तो उन पर तमाम एलिगेशन लगाए थे। उनकी छवि को ऐसा पोर्ट्रे किया था कि इनसे भ्रष्ट तो कोई नेता ही नहीं है अब तक दिल्ली में। जबकि सब जानते हैं कि ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स से शीला दीक्षित का एज सच कोई लेना देना नहीं था, सुरेश कलमाड़ी का था या सेंट्रल गवर्नमेंट का था। तो शीला दीक्षित ने तो बल्कि पूर्वी दिल्ली का जितना विकास हुआ है वो सारा उन्हीं की देन थी, और दिल्ली के दूसरे क्षेत्रों में भी जो विकास हुआ है, चाहे अटल जी की सरकार के समय हुआ या उसके बाद हुआ, वो उसमें भी कंट्रीब्यूशन शीला दीक्षित का था। तो उनके बेटे अब इनका मुकाबला कर रहे हैं। एक दूसरे मुख्यमंत्री रहे साहब सिंह वर्मा, थोड़े समय के लिए रहे, लेकिन जितने समय के लिए रहे वो भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे। उनके बेटे भी इनको चुनौती दे रहे हैं। तो इस बार तो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जी जी विजय जी, आपके हिसाब से क्या स्थिति है? देखिए सर, दिल्ली में कल मैंने अपने चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, पिछले 8 चुनावों का डिटेल्ड एनालिसिस, और उसमें 2 चीजें बहुत सामने आ रही हैं। पहले हम बात करते हैं आज की स्थिति को लेकर कि केजरीवाल का जो फैक्टर है वो क्या। सर, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि ये जो चुनाव है ये केजरीवाल के लिए डू एंड डाई सिचुएशन। अगर केजरीवाल ये चुनाव हार जाते हैं तो उनकी राजनीति को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, और जो उन्होंने सपने देखे थे कि भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे वो किसी एक दिन, वो सपना टूट जाएगा। अगर दिल्ली का चुनाव वो हारते हैं तो पंजाब का चुनाव हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहां तो हालत और भी ज्यादा खराब। और बाकी देश के अंदर जो अभी तक मोर्चा बना रखा था कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, वर्ल्ड क्लास दिस, वर्ल्ड क्लास दैट, वो सारी पोल ये चुनाव खोल देगा अगर केजरीवाल हार जाते हैं। तो केजरीवाल का जो मुखौटा है वो डिपेंड करता है इस बार दिल्ली की जनता उस मुखौटे को कितना एक्सेप्ट करती है। तो एक बात तो बहुत क्लियर है, तो केजरीवाल के लिए ये जो 2025 के चुनाव है ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि क्या होगा चुनाव के बाद। तो मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि चुनाव के बाद केजरीवाल दुनिया की हर ताकत झोंक देंगे ताकि वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। इसका मतलब ये है कि दिल्ली बनेंगे कैसे? वो तो कोर्ट ने लगा रखी है पाबंदी। नहीं, वो तो सर ऐसा है ना कि वो एक अलग खेल होगा। जैसे अभी उन्होंने कहा आपने टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर दिल्ली में रखा हुआ है, तो वहां भी टेम्परेरी होगा, रिमोट कंट्रोल होगा सर। देखो, उनको कुर्सी नहीं चाहिए। केजरीवाल को आप ध्यान से समझिए सर, उस आदमी को कुर्सी नहीं चाहिए, उस आदमी को पावर चाहिए। कुर्सी और पावर दिल्ली में फर्क है। अब अतीशी के पास कुर्सी है, पावर नहीं है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को पावर चाहिए ताकि वो पैसा इकट्ठा कर सके। उसकी लाइफ का और कोई मकसद नहीं है, आप इस बात को मान लीजिए। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि केजरीवाल की लाइफ का सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि मैं बैक डोर से अडानी अंबानी कैसे बनूं, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं। तो ये बात तो बहुत हाँ हाँ सर, आप देखिए भाई, शीश महल क्यों बनाया आपने?
आप अगर चीफ मिनिस्टर थे और पब्लिक सर्वेंट थे तो शीशमहल नहीं चाहिए था ना आपको। अब सर आप आप एम्बिशन क्या मतलब, एक जो बेचारा जो है मुख्यमंत्री नाम लेके घूम रहा है, वो उसको आप चाहते हैं कि वो सोने के कमोड पे भी नहीं बैठे। यही तो सुख है जीवन के। नहीं, मैंने मना थोड़ी किया है, मैं वही तो कह रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि साहब अडानी साहब और अंबानी साहब के पास भी इतने सोने के कमोड होंगे यार, आप बात तो समझो। उनके ऑफिस और घर भी जाके चेक कर लो। एक होना चाहिए ना कंपैरेटिव एनालिसिस। अडानी साहब कौन सा कमोड यूज करते हैं, केजरीवाल कौन सा करता है, अंबानी कौन सा करता है, तो आपको स्टेटस समझ में आएगा कि हु इज सीनियर, हु इज मोर वेल्थियर, हु इज मोर एम्बिशियस, with efforts or without efforts, with direct route or indirect route, और front line और back line, ये बहुत चीजें सामने आएगी। पता नहीं हमारा और मीडिया इन चीजों को क्यों नहीं एनालाइज करता है। टॉयलेट और की एक बात तो कवरेज ये के टॉयलेट की कवरेज के जी, लिए तो साहब आरफा को बुलाना पड़ेगा। एक बार राहुल गांधी के टॉयलेट का उन्होंने लाइव प्रसारण किया। बड़ा सर अच्छा, ये मैंने वही कहा, याद आ गया। भारत जोड़ो यात्रा में किया था उन्होंने। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि केजरीवाल साहब भी तो देश ही जोड़ रहे हैं ना सर, लेकिन वो राहुल गांधी साहब ईंटें जोड़ के बैठते होंगे। इन्होंने कहा ये फालतू चीजें हमें, मेरे को विकसित भारत बनाना है तो मैं सोने की लंका में बैठूंगा। अपना अपना शौक है सर। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर। देखिए, केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके दो कारण। इस समय ये बात तो पक्का है कि भाई किसी भी तीनों पार्टियों में से आज दिल्ली में कोई ये नहीं बोल रहा है, कोई हवा नहीं है कि इस बार कौन चुनाव जीतेगा। मैं रोज पब्लिक में इंटरेक्ट करता हूं। आई प्रिफर टू ट्रेवल बाय मेट्रो, क्योंकि वहां आपको दुनिया की सच्चाई समझ में आती है, लोग बातें क्या कर रहे हैं। कहीं अच्छा। पे भी, जैसे हाँ, 2019 में या 2020 के चुनाव में, 2019 में तो ऑटो वालों की क्रांति हुई थी ना। मैं वही कह रहा हूं कि नहीं, ऑटो में एक माहौल था। 2014 में। वो 14 तो का था, वो 14 का वक्त था। 15 सॉरी। जो 2020 का चुनाव हुआ था उस समय भी माहौल था केजरीवाल के फेवर, एक माहौल दिखता था कि नहीं ये वापस आएगा। इस बार कोई बात नहीं हो रही ना ऑटो वालों से पूछो तो कहते हैं सर क्या सब चोर बाजारी है। तो सबको समझ में आ रहा है कि ये सब नाटकबाजी चल रही है, ये जो स्कीमें दे रहा है, अरे सर ये सब फर्जीवाड़ा है, इसका कुछ नहीं। तो हर आदमी समझ गया। 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है बहुत कुछ समझाने के लिए, और सोशल मीडिया बहुत तरह के डायमेंशन सामने रखता है। पहले नहीं था इसलिए धोखा चल जाता था, आजकल धोखाधड़ी मुश्किल है, पहली बात। दूसरा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तीनों गठबंधन में, तीनों के चुनाव, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए अगर बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आती है, लेट्स पुट इट वेरी क्लियर, अगर हंग असेंबली होती है तो केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन जाए। कारण बहुत सिंपल है, कांग्रेस के आधे एमएलए वो पैसे देके तोड़ लेगा। 100 करोड़ रुपए भी अगर एमएलए को देने पड़े वो दे देगा, उसने सारा इंतजाम कर लिया। तो गेम इज वेरी क्लियर। अब पूरा खेल इस बात का है कि क्या कांग्रेस अपना घर बचा पाती या बीजेपी अपने दम कांग्रेस पर। के पास क्या है सर, 0 सीट्स है। सर मैं नंबर ले रहा हूं, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखता हूं, मैंने बहुत स्टडी किया है सर, ये दिल्ली की एक एक सीट का डिटेल्ड एनालिसिस। और पिछले, इसलिए मैंने कहा ना कि मेरे चैनल पे, विजय सरदाना इनसाइट पे डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलेगा। मैं आपको बताता हूं 2013, 15 और 20 क्या हुआ था जब से केजरीवाल 3 चुनाव में मुख्यमंत्री की दावेदारी रही। 13 में बीजेपी को सीटें, वोट मिले थे 33.3% और सीटें आई थी 31 बीजेपी की। आम आदमी पार्टी को मिली थी करीब 30% वोट और उसकी सीटें आई थी 28, और कांग्रेस को मिले थे करीब 25% वोट और कांग्रेस की आई थी 8 सीटें। ठीक है सर। अब नेक्स्ट आप है 2015 में क्या हुआ था। यहां से गेम देखना इंटरेस्टिंग शुरू होगा। बीजेपी की 13 में जो वोट परसेंटेज था वो था 33.3, 15 में था 32.3, 1% वोट कम हुआ था बीजेपी का, लेकिन सीटें घट के 31 से रह गई थी 3।
ये हुआ था कांग्रेस चमत्कार 15 कोलैप्स में, हो गई थी ना, कांग्रेस कोलैप्स कर गई थी। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर था वो 30 से बढ़कर हो गया था ऑलमोस्ट 55, और कांग्रेस 25 से घट के आ गई थी 10 पे और 0 पे हो गई थी। 20 में बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा था, 32 से बढ़कर हो गया था 38.7 सीटें आई थी 8। आम आदमी का वोट परसेंटेज घटा था 1%, 55 से 53 हुआ था, और 67 से घट के सीटें हो गई थी 62, और कांग्रेस का वोट शेयर घट के हो गया था 4.3। तो उनका तो खाता भी नहीं खुला, पूरी पार्टी की जमानत जब्त थी। अब सवाल इस बात का है सर कि इस बार क्या होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर आप इन 3 चुनावों से पहले देखें, उससे पहले के 5 चुनाव में आपको एक सिंपल एनालिसिस देता हूं सर। कांग्रेस का वोट शेयर होता था, मैं 83 की बात कर रहा हूं, 47%, 93 में 34%, 98 में 47%, 2003 में 48%, और 2008 में 40%। कभी भी कांग्रेस 40% से कम वोट नहीं लाई थी, और यही कारण था कि अक्सर एक्सेप्ट 93 में जब सुषमा जी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी थी, उस समय अगर हम छोड़ दें तो लगातार सुषमा कांग्रेस की जी दिल्ली में 2003 सरकार। में बनी थी, 2003 हाँ, में बनी थी। नहीं 93 से 90, 98 में बनी थी, 98 में। 90, हाँ मैं वो टेन्योर बता रहा हूँ, 93 से 98 वाला, जब प्याज का कांड हुआ था पहली बार दिल्ली में, 98 में प्याज कांड हुआ था, 60 रुपए वो तो किलो प्याज 4-6 बिका। महीने रही थी, 4-6 महीने तो रही हाँ थी लास्ट में। लास्ट में थी, लास्ट में 6 महीने थी, लेकिन वो उसलिए कह रहे क्योंकि वो पहला झटका था महंगाई में बीजेपी को जो लगा था प्याज के कारण। वो प्याज वाला चुनाव याद रहेगा, क्योंकि उस समय मेरे को भी पता है, आई वाज चेयरिंग, मैं उस समय एक कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फूड ट्रेड एंड इंडस्ट्री का मैं हेड करता था उसको, तो हमारे पास भी बहुत रिक्वेस्ट आई थी यार कहीं से प्याज का इंतजाम कर दो। तो मेरा ये कहना है कि आप इस बात को समझिए, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी जब सत्ता मतलब गेम में नहीं आई थी तो हमेशा 40% से ऊपर वोट रहा था कांग्रेस का। आम आदमी आने के बाद 4 पे आ गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस अपना घर बना पाएगी या बचा पाएगी, सवाल आज इस बात का। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस का पूरा वोट बैंक शिफ्ट हुआ था कांग्रेस से आम आदमी में। क्या कांग्रेस अपने पुराने ट्रेडिशनल वोट बैंक को वापस लाने की हिम्मत रखती है? कोई रणनीति है, कोई प्लान है राहुल गांधी एंड टीम के पास? सवाल आज दिखा सबसे तो नहीं, बड़ा ये है। दिखता नहीं, दिखा यही तो मैं नहीं। कह रहा हूं सर, मैं वही कह रहा हूं कि ये प्लान हमारे सामने दिख रहा है। अब बीजेपी को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया आम आदमी के बाद बीजेपी की जो सबसे कम सीटें थी वो 32% थी, और सबसे जो वोट परसेंटेज था वो 38 था। तो 32 और 38 के बीच में बीजेपी रही है आम आदमी फैक्टर के बाद भी। उससे पहले क्या था? उससे पहले था 37%, 42%, 34%, 35%, 36%। इसका मतलब बीजेपी जो घूम रही थी वो घूम रही थी बेसिकली, एक अगर 93 का टाइम छोड़ दे तो 34 से लेकर 37 के बीच में। और यही स्थिति आम आदमी पार्टी के बाद हुई 33 से लेकर 38 के बीच में। इसका मतलब पिछले ऑलमोस्ट 50 साल के अंदर या 40 साल में बीजेपी ने अपना वोट शेयर दिल्ली में नहीं बढ़ाया है। इसका मतलब बीजेपी स्टैग्नेट रही, कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ, उसका फायदा आम आदमी को मिला। अब सवाल इस बात का आता है, क्या इस बार क्या मोदी, अमित शाह एंड बीजेपी एज ए टीम इंक्लूडिंग विद सपोर्ट ऑफ आरएसएस, क्या ये अपना वोट परसेंटेज बढ़ा पाएंगे? अगर ये 42 पे अगर 5% भी एक्स्ट्रा ले आते हैं तो ये दिल्ली में सरकार बना लेंगे। और अगर बीजेपी इंडिपेंडेंटली सरकार नहीं बना पाई तो कांग्रेस की सीटें तोड़ के केजरीवाल दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेगा। कांग्रेस में दम नहीं है कि वो केजरीवाल को अपोजिशन में बैठा सके। ये है दिल्ली का आंकड़ा आज की स्थिति में, बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट्स। जी ओंकार जी, ये भी देख रहे हैं कि साहब कि सारे इंडी अलायंस वाले जो है वो चले गए आम आदमी पार्टी के साथ में, और कांग्रेस अकेली तकेली पड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस जो है वो हमेशा की तरह ढीला ढाला ही लड़ेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े। ये कौन सी स्ट्रैटेजी है कि साहब कि हम
बीजेपी को हराएं, भले हमारी ऐसी तैसी हो जाए। यानी वो वाला कहावत है ना कि साहब की कि भावी का ठसका जो है वो दूर होना चाहिए, भले भाई मर जाए। संजय जी, हमें ये समझना पड़ेगा कि जितने क्षेत्रीय दल हैं, चाहे ममता बनर्जी हैं या शरद पवार है, केसीआर है, चंद्रबाबू नायडू हैं या जगन मोहन रेड्डी वगैरह हैं, जितने भी हैं ये बेसिकली या तो कांग्रेस के गर्व से निकले हैं या कांग्रेस की कीमत पर आगे बढ़े हैं। इनमें अरविंद केजरीवाल भी है। दिल्ली में शीला दीक्षित को रिप्लेस करके, कांग्रेस को रिप्लेस करके ये मुख्यमंत्री बने थे। पंजाब में भी कांग्रेस को ही रिप्लेस करके इनकी सरकार आई है। कांग्रेस ये इस बार समझ गई है, देर से अकल आई है लेकिन आ गई है। जिस तरीके से ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन का ऐलान किया है, अभी किसी चौथी पार्टी ने तो नहीं किया है। और वैसे भी इन तीनों के समर्थन से अरविंद केजरीवाल जीत ही जाएंगे, या इनका दिल्ली में कोई इतना बड़ा जनाधार है कि जिससे अरविंद केजरीवाल को कोई संबल मिलने वाला है, ऐसा तो कुछ है नहीं। सिर्फ ये जो अपील हुई है ये मुस्लिम मतदाताओं को एक मैसेज भेजने की कवायद भर है, क्योंकि हम और आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, जो वो मेरी नानी कहा करती थी कि बेटा ना, किसी का धर्म स्थल तोड़ करके अगर मेरे राम का घर बनाएंगे तो ऐसे उसमें नहीं जाऊंगी, मैं दर्शन नहीं करूंगी। वो प्रभु राम के दर्शन करने के लिए भी अयोध्या गए थे, परिवार के साथ गए थे, भगवंत मान के परिवार को भी ले गए थे, अपने माता पिता को भी लेकर के गए थे। इसके बाद हमने देखा कि ये वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भी गए अपनी पत्नी को लेकर के। फिर हमने देखा कि तिरुपति में भी मत्था टेकने के लिए गए थे ये। अभी हम देख रहे हैं कि इनको पुजारी भी याद आ गए, इनको ग्रंथी भी याद आ गए, ये हनुमान मंदिर भी जाने लगे। और अभी कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ पुजारियों के या संतों के, कोई संघ के या प्रकोष्ठ के कुछ पदाधिकारी थे, उनके साथ भी ये कह रहे थे, उनको शामिल करके आम आदमी पार्टी में, कि मेरा जीवन धन्य हो गया। तो ये क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो रसीदी जो है, एक मौलाना इमाम जो है, वो इनके घर के सामने खड़े होकर के मीडिया के कैमरों पर ये रोना रो रहे थे कि 17 महीने से हमें वेतन नहीं मिला है, पगार नहीं मिली है, कमरे का किराया भी देना होता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी देखना होता है। और वो किसने भेजे थे ये भी हम जानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी चूंकि लड़ने का मन बना चुकी है। और ये जो लोकसभा चुनाव में अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग कांग्रेस के साथ इकट्ठा होने के लिए मजबूर हुए थे, इसकी भी बड़ी वजह यही है कि मुसलमानों ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को सपोर्ट करने का मन बना लिया था अलग अलग राज्यों में। तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, वो सब ये नहीं शो करना चाहते थे, आरजेडी हो, अलग अलग राजनीतिक दल, चाहे शरद पवार हो, वो ये शो नहीं करना चाहते थे कि हम कांग्रेस के खिलाफ हैं या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फायदा कितना होगा वो छोड़ दीजिए, लेकिन वो कांग्रेस की मुखालफत करते हुए दिखाई नहीं देना चाहते थे। इस बार दिल्ली में अगर कांग्रेस को ये अक्ल आई है कि हमें अगर जीवित रहना है, हमें अगर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी है, तो हमें लड़ना होगा। 2020 की तरह की बेवकूफियां नहीं करनी होंगी, क्योंकि 2 राज्यों में कांग्रेस ये बेवकूफी करके देख चुकी है। एक पश्चिम बंगाल में केवल नक्सलबाड़ी इलाके में राहुल गांधी ने जाकर के एक सभा की थी और उसके बाद वो पश्चिम बंगाल में जाकर के झांके तक नहीं थे। पिछली विधानसभा में कांग्रेस के 44 एमएलए हुआ करते थे, 0 पर आ गई कांग्रेस पार्टी। और वामपंथी, जब चूंकि बीजेपी और टीएमसी की सीधी लड़ाई हो गई थी, तो उसमें वामपंथी भी खेत रहे, उनके 22 एमएलए हुआ करते थे, वो भी 0 पर आ गए।
2020 में जिसका जिक्र अभी विजय जी ने किया है, ये जो 4.3% वोट शेयर पर कांग्रेस आ गई थी, उसकी वजह कांग्रेस की अपनी कहना चाहिए कि नालायकी, काहिली और दिशाहीनता और लड़ने का जज्बा छोड़ देना, यानी अपना घर फूंक करके तमाशा देखने की प्रवृत्ति कि साहब बीजेपी ना आ जाए इसलिए हम पीछे हट रहे हैं। बहन भाई ने एक रोड शो किया था 2020 में, सारे कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे कि ये आएंगे फिर से और फिर से हमारे चुनाव प्रचार को आगे बूस्ट देंगे। वापस आकर के झांके नहीं दोनों बहन भाई। नतीजा ये हुआ कि जो थोड़ा बहुत पल्ले में बचा था, 40% वोट खोया है कांग्रेस पार्टी ने 12 साल के भीतर, 40% वोट। और वो सारा गेन किया है किसने? आम आदमी पार्टी ने। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो जितना वो आमतौर पर रहती रही है 32, 34, 32, 34, 38, वो उसके आसपास टिकी हुई है। उसको नुकसान नहीं कर पाए अरविंद केजरीवाल, उन्होंने नुकसान किया कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस पार्टी की समझ में ये बात आ गई है। इस बार उनकी प्लानिंग है, उनके वीडियोस भी आने शुरू हो गए हैं। इस बार दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब ये फैसला कर चुकी है कि हमें जीवित रहना है, मरना नहीं है। और वो ये भी जान चुके हैं कि चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, जहां जहां भी अरविंद केजरीवाल आगे बढ़े हैं उसकी कीमत पर बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो होप है, उम्मीद है, वो केवल इस पर है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोगों का गुस्सा कितना है, कितना लोग समझ पाए हैं इस कैरेक्टर को, और नंबर 2, कांग्रेस कितना आगे बढ़ती है। बस ये 2 फैक्टर हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें टिकी हुई हैं। जी विजय जी, बाकी तो आप लोगों ने काफी कुछ विश्लेषण कर दिया, लेकिन कांग्रेस पे थोड़ा चर्चा करनी आवश्यक है। ये जो कांग्रेस का जो 99 का जो एक फितूर इनके दिमाग में चढ़ा है, अब देखने में लग रहा है कि साहब कि एक तरह से तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा हो गया कि वो 240 पे आ गई, और कांग्रेस के लिए बड़ा बुरा हो गया कि वो 99 पे पहुंच गई। क्योंकि 99 पे पहुंची जिन कारणों से भी पहुंची, भारतीय जनता पार्टी क्यों पहुंची उसके हमने कई बार उसका विश्लेषण कर लिया। लेकिन ये जो 99 पे पहुंच गए, ये इनके लिए समस्या होगी, क्या सोचते हैं आप? देखिए, कांग्रेस की स्थिति बड़ी विचित्र है सर। अगर आप बाजार की दृष्टि से देखें, मैं इसको थोड़ा सा एक मार्केट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता हूं। आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसका ब्रांड है, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, लोग जानते हैं, इसका एक ब्रांड है, लेकिन इस ब्रांड का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी के पास अपनी एक ब्रांड भी है, एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन भी है। और अगर आप ध्यान से अगर आंकड़ा देखें 2024 का भी या पहले का भी अगर चुनाव देखें, अगर मैं टोटल वोट परसेंटेज देखूं कि मोदी साहब को भारत की 145 करोड़, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कि कौन एलिजिबल वोटर था या नहीं था, मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। टोटल पॉपुलेशन का जो वोट मिला है मोदी जी को, वो मिला है अप्रोक्सीमेटली 16-17%। आप समझिए इस खेल को। 85%, 80 से 85% अभी भी लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बीजेपी के साथ अलाइन नहीं है। क्योंकि अगर वो पूरी तरह से कमिटेड और अलाइंड होते तो या तो वो घर से निकल के वोट देते, या पार्टी ज्वाइन करते, या कुछ भी करते, एक ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करते। दिल्ली में आप देख रहे हैं परसेंटेज सेम है। और जिस तरह से हमारे यहाँ फ्रैक्चर्ड पॉलिटिकल वोटिंग होता है कि भाई 20 पार्टियां खड़ी हो गई, सबने वोट बांट लिया और जिसको सबसे ज्यादा मिला वो जीत गया, जिसको हम मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट बोलते हैं, जो हमेशा अच्छी जो ऑर्गेनाइज पार्टी होगी उसको फेवर में जाएगा, जैसे बीजेपी को जाता ही है। अब सवाल इस बात का है कि कांग्रेस ने क्या किया, अपने ब्रांड को भी मेंटेन नहीं किया और ऑर्गेनाइजेशंस तो खत्म हो गई।
और ऑर्गेनाइजेशन खत्म होने का बेसिक कारण है टू मच सेंट्रलाइजेशन। ये खतरा बीजेपी भी बढ़ रहा है, इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि बीजेपी के अंदर भी आज बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है। आप पार्टी के लोगों से बात करो, प्रवक्ताओं से बात करो, इनफॉर्मली लोगों से बात करो, उनको भी लगता है कि भाई साहब सिर्फ सेंटर में जो 2-4-5 लोग हैं वही डिसीजन होता है, बाकी सबको यू हैव टू से यस सर। ये बीजेपी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बार बार देता हूं और मैंने इस पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया अपने चैनल पे कि क्या बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है। क्योंकि कांग्रेसीकरण में जो टू मच सेंट्रलाइजेशन था, जिसको आप क्या बोल सकते हो कि साहब हाई कमान, और फिर बोलते हो 10 जनपद, पार्टी मुख्यालय नहीं है, 10 जनपद मुख्यालय। तो उस स्थिति को अगर ध्यान में आप रखते हैं, वैसे पार्टी तो मुख्यालय कांग्रेस, तो बदल रहा है 24 अकबर रोड से हटके। हाँ वो तो जाना ही पड़ेगा ना सर, क्योंकि वो रूल ही ऐसा बन गया है कि सबको अपने आसपास ही पार्टी ऑफिस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो सबको जमीन एलोकेट कर दी है, सरकारी बंगले खाली करो भाई। तो वो तो एक स्थिति है, लेकिन स्थिति दूसरी जो है मैं कह रहा हूं सर, अब कांग्रेस के पास दो ऑप्शन है। एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग इस बार चुनाव में देखने को मिल रहा है, जिसको अगर हम हरियाणा देखें, हम पंजाब महाराष्ट्र देखें, और अब फिर हम दिल्ली का चुनाव देखें, आपने बड़ा ध्यान से देखा होगा सर कि पहले जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स होती थी, अब उसका डायरेक्शन बदल गया। अब कोई नहीं चाहता कि साहब हिंदू संगठित हो, और हिंदू संगठित होने के लिए एक सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड था वो था अपीजमेंट पॉलिटिक्स, कि हम मुस्लिम्स को आह्वान करते थे, जैसा यूपी में करने की कोशिश की गई थी मुलायम सिंह यादव एंड टीम ने। अब कोई भी मुस्लिम्स को अपीज करना नहीं चाह रहा है खुल के, क्योंकि उनको पता है जैसे ही वो मुस्लिम अपीजमेंट करेंगे, बीजेपी सारे हथियार लेके मैदान में आ जाएगी कि हिंदुओं को संगठित करो। और यह सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम वोट्स के भरोसे तो कोई सत्ता में नहीं आ सकता, तो उनको हिंदू वोट चाहिए, और वो हिंदू वोट बीजेपी के साथ संगठित ना हो, इसलिए मुस्लिम अपीजमेंट दिखना नहीं चाहिए। इसीलिए जो नया गेम प्लान है भारत की राजनीति में, वो जो नया कार्ड है वो है विमेन कार्ड। उसमें आप मुस्लिम विमेन, हिंदू विमेन, आदिवासी विमेन, सब विमेन को एक विमेन कर देते हो, तो आप आधे देश को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हो। और ये जो प्रयास है, इसका एक्सपेरिमेंटेशन हमने अलग अलग राज्यों में देखा और सफल होते देखा। इसीलिए आप देखेंगे इस समय जो सबसे ज्यादा जो लॉलीपॉप्स दिए जा रहे हैं, पहले अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी, जो किसानों को दिया जाता था, अब वो महिलाओं को दिया जा रहा है। और महिलाओं का कार्ड तो बहुत क्लियर है, चाहे अर्बन हो, रूरल हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, शेप, ये अपील करता है। तो ये जो नया पॉलिटिकल डायमेंशन है, इसीलिए कांग्रेस ने, जब आम आदमी पार्टी ने 2100 कहा तो उन्होंने 2500 कहा। अब केजरीवाल भी इस बात को समझ गया है कि यार मैं कुछ भी बोलूंगा, ये उसमें 100 रुपए जोड़ के आगे बोल देंगे, मैं क्या बोलूंगा उनको। क्योंकि मैंने पिछली बार भी चुनाव में कहा था कि ये फ्री बीज की जो गेम प्लान है, ये ज्यादा चलेगी नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी नेता की जेब से चवन्नी नहीं लगती, लुटती जनता ही है। तो एक अगर मान लीजिए पार्टी बोलेगी कि हम आपको 100 रुपए देंगे, अगला बोल देगा हम 200 देंगे, तीसरा बोल देगा हम 300 देंगे, किसकी जेब से लग रहा है। अब जब सत्ता में आएंगे तब देखेंगे देना है या नहीं देना है, जैसे पंजाब में हो रहा है, बाकी जगह पे हो रहा है, कि फिर वो कहेंगे नहीं नहीं, हमने जो कहा था उसके ये फॉलोइंग कंडीशंस भी थी, आपने कंडीशंस को ध्यान से पूछा नहीं, पढ़ा नहीं। तो वो सब बाद में पोस्ट इलेक्शन कंडीशंस आएंगी। तो जो कांग्रेस की स्थिति है वो ये हो गई है कि ना तो वो फ्रीबीज में अपना कोई गेम दिखा पा रही है, खुल के वो मुस्लिम अपीजमेंट भी नहीं कर पा रहे, और हिंदुओं को वो खुल के बोल नहीं सकते क्योंकि मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। तो कांग्रेस के अंदर जो कंफ्यूज्ड स्थिति है इस समय, उनकी जो रणनीति है, उनको खुद नहीं पता हम किस तरफ जाए। और क्योंकि कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कांग्रेस इज लाइक ए मॉब पार्टी, वो एक जमघट है। इसलिए मैंने कहा कि वहां ब्रांड है, ब्रांड लीडर नहीं है या ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, वो ब्रांड है जिसको बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन उन तक पहुंचे कौन? आपने ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान नहीं दिया। आपके लीडर हमेशा कंफ्यूज स्टेट में इसलिए रहते हैं कि कल को मान लीजिए हमने मेहनत करके चुनाव जिता भी दिया, तो क्या गारंटी है कि ऊपर से एक चीफ मिनिस्टर ना थोपा जाए, जो बीजेपी कर रही है हर बार। तो कहने का मतलब ये है
कि ये जो मैसेज है ये पार्टियों को खत्म करता है, क्योंकि लीडरशिप को कोई मतलब ही नहीं है ना सर। आज जब मुझे पता ही नहीं कि मेरे को क्या मिलेगा, मेरी मेहनत का क्या फायदा मिलेगा, मैं क्यों मेहनत करूं? मैं तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाऊंगा। मैं एमएलए बन जाऊं, बाद में सीएम वीएम जिसको बनाना है वो मालिक देखे, अपना करे, मेरे को क्या करना है? मुझे तो अपनी कुर्सी बचानी है। ये जो मानसिकता कांग्रेस में घुस गई है, इसने कांग्रेस को बर्बाद किया, और यही खतरा बीजेपी पे मंडरा रहा है। आम आदमी पार्टी में कम से कम एक चीज तो क्लियर है कि भैया चीफ मिनिस्टर का दावेदार तो केजरीवाल है, बाकी आप सब आ जाओ, अपनी अपनी कुर्सियां जीत के, बॉस तो एक ही है, आपको प्रणाम वही करना है, और अगर आपने ज्यादा प्रणाम किया तो आपको ज्यादा प्रसाद मिल सकता है। और दिल्ली के अंदर आपके 30, 40, 50 एमएलए को खपाने के लिए बहुत कुर्सियां हैं सर, आराम से आप बैठा सकते हो सबको। तो इसीलिए केजरीवाल का गेम प्लान अलग है, कांग्रेस कंफ्यूज स्टेट में है, और बीजेपी के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी लीडरशिप क्लैरिटी नहीं कर पा रहे, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप चाहती है कि पार्टी पे कंट्रोल हम रखें, और हम नहीं चाहते कि कोई लोकल रीजनल लीडर जो इंपॉर्टेंट आदमी उठ के आए। क्योंकि बीजेपी के साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर वो किसी जाट को दिल्ली का सीएम घोषित करते हैं तो शायद बढ़िया नाराज हो जाएंगे, बढ़ियों को घोषित करते हैं तो हो सकता है कि सरदार नाराज हो जाए, पंजाबी नाराज हो जाए। बीजेपी का ये जो पॉलिटिकल इक्वेशन है ये उनको फिट नहीं बैठ रहा है, और ये अल्टीमेटली बीजेपी इज गोइंग इन ए कांग्रेसी वे कि भाई हाई कमांड डिसाइड कर लेगा कि कौन सीएम बनेगा, तो तब तक हम नहीं करते। आप हमारी आइडियोलॉजी देखो, आप बस मोदी साहब को देखो और अंगूठा लगाओ। ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। आपको अगर पार्टी या इंस्टीट्यूशन बनाना, अगर बीजेपी एज ए इंस्टीट्यूशन अगर आप बिल्ड करना चाह रहे हो, तो ये बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मोदी साहब के बाद इतने बड़े जहाज को कौन संभालेगा? अभी तो चलो मोदी साहब कंधा लेके खींच रहे हैं सबको, बाद में ये सब बिखर जाएंगे, इनको खुद पता नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, इससे बीजेपी को बचना चाहिए। और दिल्ली चुनाव इसलिए बीजेपी के लिए घातक हो जाएगा कि अगर मान लीजिए केजरीवाल दोबारा जीत जाते हैं, तो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप, डबल इंजन, महिला सुरक्षा, जो भी आपने वादे किए थे, अगर दिल्ली की जनता उसको नकार देती है और केजरीवाल को दोबारा सत्ता दे देती है, ये बहुत बड़ा लेसन हो जाएगा बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए। वैसे मैं एक बात बताऊं विजय जी आपको, भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ सरकार बना पाती है कि नहीं बना पाती है। सर ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की 14 राज्यों में अपनी सरकारें हैं, अपने मुख्यमंत्री हैं, 7 राज्यों में एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, और लद्दाख को भी जोड़ लें तो 22 राज्यों में उनकी अपनी सत्ता है। दिल्ली का नुकसान होगा, दिल्ली की जनता का नुकसान होगा अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है। मैं उसमें जस्ट एक मेरा जो ऑब्जर्वेशन वो ये है कि मैं मानता हूं इस बात को, ये बीजेपी कोई बहुत बड़ा, मतलब दिल्ली कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है बीजेपी एज ए ऑर्गेनाइजेशन। मैं मैसेजिंग की बात कर रहा हूं। आज की तारीख में नैरेटिव फिट किया जाता है, तो जो नैरेटिव निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा कि साहब आप दिल्ली में थे, सब कुछ आपका था, एलजी आपका था, पुलिस आपकी थी, सब कुछ आपका था, आपने केजरीवाल के खिलाफ दुनिया भर के केस भी कर दिए, सब कुछ कर दिया। अल्टीमेटली जनता ने क्या वर्डिक्ट दिया? क्योंकि आप तो यही कहते रहे ना कि जो जनता ने जिता दिया तो मोदी साहब सब ठीक है। आप बोलते रहिए किसानों की आमदनी हमने डबल नहीं करी, लेकिन जनता ने तो बोल दिया ना कि मोदी साहब पीएम रहेंगे। तो नैरेटिव क्या निकल के आएगा? इट इज नॉट नंबर, इट इज नॉट क्वांटिटम, जिसका जो है ना गेन या लॉस की बात नहीं है सर। दुनिया नैरेटिव पे चलती है आजकल, नैरेटिव भारी पड़ेगा दोनों को, ये मेरा कहना। नहीं, उसका तो अंत ही नहीं है ना। अब उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बन गई, या हरियाणा में तीसरी बार सरकार बन गई, या मध्य प्रदेश में कई बार बन गई, गुजरात में लगातार बनती आ रही है। तो वो नैरेटिव, उसकी बात नहीं है, बात केजरीवाल वर्सेस मोदी का जो फिनोमिना किया जा रहा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि केजरीवाल के लिए देखो, मैं केजरीवाल को नहीं हरा पाए, ये कहने का मतलब है। मैं इसका भी एक जवाब देता हूं। अरविंद केजरीवाल क्या हैं? अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति हैं और लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। इनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, अलग अलग एजेंसियां इनकी जांच कर रही है, 5.5 महीने जेल में रह करके आ रहे हैं। इसके बावजूद अगर दिल्ली की जनता उनको ही चुनती है, उनकी ही पार्टी को चुनती है,
तो इसमें कालिख जो है वो दिल्ली की जनता के चेहरे पर पुतेगी, ना कि मोदी के चेहरे पर। मोदी तो एक साफ सुथरी सरकार देना चाहते हैं, तो ये दिल्ली की जनता के ऊपर एक दाग होगा, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं। अच्छा, एक बात और बताएं, आपसे पूछूंगा ओंकार जी जी जी। कि ये जो वोटर लिस्ट का जो यहाँ पे रिवीजन हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट है? देखिए, एक तो संजय जी, आप तो चूंकि प्रशासन में रह चुके, सारी प्रक्रिया को आप जानते हैं और बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। कोई भी नाम अगर सूची से कटता है, मतदाता सूची से, या कोई भी जुड़ता है, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। मैं ये नहीं और पूछ रहा, मैं ये कह जी रहा जी। हूँ कि ये जो है इस बार संगठन ने, क्योंकि ये काम संगठन का होता है, जो भी पार्टी संगठन होता है उसको देखना होता है कि भाई कोई क्षेत्र है उसमें कोई गलत नाम नहीं जुड़ रहे हों, उनके नाम जो है वो रह नहीं जाएं, और अगर गलत नाम पहले से जुड़े हुए हो तो वो डिलीट हो। तो जो नीचे का पार्टी एक्टिव जो है वो इस बार मुझे ये आपके सचदेवा जी के अंडर में ये ज़्यादा एक्टिव दिखा है। ये कम से कम काफी वोटर लिस्ट के मामले काफी में बहुत बिल्कुल इसने जो है वो काम किया दिखता है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि दिल्ली में मार्जिन्स बड़ी स्मॉल होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, यही नई दिल्ली सीट, यहाँ भी 1 लाख ही तो वोटर है, 1 लाख के आसपास ही है। उसमें जो अरविंद केजरीवाल का बयान देखने को मिल रहा है कि जी पिछले 15 दिन में 13,000 बढ़ गए, और पूर्वांचलियों को और बिहारियों को ला करके यहाँ वोटर बनवा रहे, जो एक मुद्दा भी बन गया है अब। उसके अरविंद केजरीवाल के रेजिडेंस के बाहर आज अच्छा खासा प्रदर्शन हुआ है, एक सीन क्रिएट हुआ है। और बीजेपी के कुछ नेता, वो चाहे मनोज तिवारी हों या कई, बिहार से भी उनका सम्राट चौधरी का बयान इन्होंने दिलवा दिया, तो सब मैदान में कूद पड़े हैं कि साहब ये पूर्वांचलियों के और बिहारियों के खिलाफ हैं, और इन्होंने जो है इस तरह की बयानबाजी कर दी है। तो ये जो केवल बीजेपी का कैडर नहीं संजय जी, मैं ये देख रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में जो जेपी नड्डा का बयान आ गया था एक संघ के बारे में, उसके बाद जो नुकसान हुआ बीजेपी को, उससे शायद सबक लिया है संघ ने भी और बीजेपी ने भी। एक समन्वय बनाने की कोशिश भी हो रही है, और चाहे आपका जम्मू कश्मीर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, संघ ने काम किया है, जमीन पर काम किया है। महाराष्ट्र के बारे में तो मेरे पास पुख्ता जानकारी है, हरियाणा के बारे में पुख्ता जानकारी है, जम्मू कश्मीर और झारखंड के बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि वहां पर कितना काम हुआ। लेकिन इन 2 स्टेट में बिल्कुल जिम्मेदारियां सौंप करके, और जो पूरा एक कैडर है संघ का, उसमें जो पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारियां सौंप करके, अलग अलग काम सौंप करके काम हुआ है। इसी तरीके से दिल्ली में भी पिछले करीब 2.5-3 महीने से, जब से ये महाराष्ट्र निपटा है, लगभग उसी समय जब महाराष्ट्र में सब प्रक्रिया चल रही थी, दिल्ली में भी इनकी टीमें जो है मैदान में उतर गई थी। और बीजेपी को भी, बीजेपी वर्कर्स को भी ये कह दिया गया था, क्योंकि जो 2020 के सबक हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं थे बीजेपी के लिए। तो इस बार उन सारे फ्रंट पर इन लोगों ने काम किया है, जहां जहां लूपहोल्स थी, जहां गड़बड़ियां थी, जहां पर ध्यान नहीं दिया गया था। तो इस बार जो भी ये फेक वोटिंग बनी है, अब एक 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 रेजिडेंशियल एड्रेस पर 4 या 5 लोग रहते हैं, एक बच्चा है, एक बीवी है, पत्नी है, माँ है और पिता है। वहां पर 60 वोट जो है वो दर्ज मिले, तो भैया बताइए। 55 कहाँ से आ गए? तो ये जो फ्रॉड गर्दी हो रही थी, ये इस बार बीजेपी ने पकड़ी है, और इसीलिए इनके पेट में इतनी मरोड़ उठ रही है। और ये पूरी दिल्ली में हुआ है ये काम, हर विधानसभा क्षेत्र में फिजिकली वहां पर वेरिफिकेशन हुआ है जाकर के, कि कहीं किसी खंबे पे कोई मीटर टंगा हुआ है बिजली का, वो कोई मोटर बाइक मैकेनिक है, उसके खोके के नाम पर ही करीब 15 से 17 वोट जो हैं वो दिखा दी गई हैं। तो वो चीजें पकड़ में आई हैं इस बार। तो ये घिरे हुए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और पहली बार पार्टी के वर्कर्स ने
नीचे जमीन पर जाकर के चीजों को वेरीफाई करके पकड़ा है। और योगी जी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा विजय जी? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे मैंने कहा कि नैरेटिव है योगी जी का। ये बात तो दिल्ली हो या देश का कोई भी जगह हो, ये मानते हैं कि भाई इज ए वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर, और उनका अपना जो रुतबा है, अपने काम करने की शैली है, जिस तरह से वो अपनी बात रखते हैं, वो लोगों को समझ में आती है, अपील करती है, लोग उस बात को वजन देते हैं, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट बचता नहीं। तो इसीलिए लोगों को आज की तारीख में, अगर आप स्टार प्रचारक की बात करें, अभी तो चुनाव की रैलियां शुरू होनी है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वॉइस है बीजेपी में, मोदी साहब के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा लोग सुनना चाहते हैं तो वो है योगी। और योगी साहब का इस्तेमाल करके, क्योंकि दिल्ली के अंदर यूपी का वोटर बहुत है, और योगी साहब की जो अपील है वो सिर्फ आप कहेंगे यूपी तक नहीं है, बिहार भी है, दिल्ली भी है, पूरा हिंदी बेल्ट है, जहां जहां पे भी हिंदी बेल्ट है वहां योगी साहब की अपील है। और वो दिल्ली में अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक मिनी इंडिया के हिसाब से तो जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं वो सब योगी साहब को सुनना चाहेंगे। जब योगी जी इस बात को जानते हैं और बीजेपी जानती है, तो क्यों ना उनका इस्तेमाल किया जाए। और जब वो बोलते हैं कि देखिए ये बात कर रहा है गुड गवर्नेंस की, गवर्नेंस तो मैं दिखाता हूँ यूपी में कैसे होता है, मेरे यहाँ देखो आप, बिल्कुल। सड़कें मैंने कैसे वो जो बनाई, किसने क्या उन्होंने दिखाया। वो जो आचमन करके दिखाया, प्रयागराज में जो आचमन करके दिखाया गंगा जी में, उसका बड़ा जबरदस्त मैसेज गया, और मैं केजरीवाल वही पे कह और रहा हूँ ना, दिल्ली वालों पे विशेषकर। तो मैं वही कह रहा हूं कि वहां पे उन्होंने काम करके दिखाया, और इन्होंने दिल्ली के अंदर यमुना का क्या हाल किया हुआ है वो आपने नारों के अलावा देखा नहीं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि केजरीवाल का एक ही मकसद है कि पावर लाओ और पैसा इकट्ठा करो, उसको गवर्नेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है सर, उसको कोई लेना देना नहीं है कि दिल्ली की सड़कें, उसको सिर्फ नारेबाजी करनी है। उसको पता है कि नैरेटिव सेट करना है, मैं सबसे ईमानदार हूं, मैंने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे दी, हेल्थ केयर दे दिया। प्रॉब्लम बीजेपी और कांग्रेस के साथ ये है कि आप मोहल्ला क्लिनिक जितने, सबके फोटो छाप दो ना यार, पोस्टर में एड्रेस वाइज के, देखो ये मोहल्ला क्लिनिक, ये मोहल्ला क्लिनिक, सबके फोटो छाप दो, एक्सपोज करो। प्रॉब्लम क्या है कि जो केजरीवाल के अगेंस्ट ऑपोजिशन पार्टी, उनका कम्युनिकेशन बहुत खराब है। दिल्ली के अंदर एक दिन में आप सारे मोहल्ला क्लिनिक का फोटो लेके छाप सकते हो, अखबार के फ्रंट पेज पे दे सकते हो विद एड्रेस की, ये रहे आपके 70 के 70 या 300 मोहल्ला क्लिनिक, और ये रहा उनका हाल। आप लीफलेट बना के छाप दो, उनके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स डाल दो। कुछ नहीं करते हैं ना कांग्रेस वाले ना बीजेपी वाले, सिर्फ 4 होर्डिंग और स्टेटमेंट। आपके पास एविडेंस है, एक्सपोज तो करो। आप कहते हो हॉस्पिटलों में कोई सुविधा नहीं है, अरे फोटो खींच के डालो यार, वीडियो खींच के डालो, नहीं करेंगे वो। तो कहने का मतलब ये है कि जो कम्युनिकेशन है इस समय बीजेपी का, वो सीधा सीधा डिपेंड करता है मोदी पे और योगी पे। और बाद में क्योंकि आपको रैलियां करनी है, दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा क्षेत्र है, तो आप 5 7 10 बड़े लीडर लाओगे, सबको 4 4 5 5 जगह आप घुमाओगे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वो अपने अपने घर चले जाएंगे। अल्टीमेटली काम करना होगा बीजेपी के ग्रासरूट वर्कर को, और खासकर आरएसएस की टीमों को, क्योंकि पकड़ उनकी है। बीजेपी का वर्कर तो पार्ट टाइम वर्कर रहता है, फुल टाइम जो वर्कर है वो आरएसएस का वर्कर। तो इसीलिए इस बात को समझना होगा कि दिल्ली के अंदर, और दिल्ली का डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रहा है। अभी भी अगर बीजेपी बाकी राज्यों में, जैसे आपने देखा यूपी में बीजेपी ने अपनी होल्ड बनाई, मान लीजिए आपने उत्तरांचल में होल्ड बनाया, आपने राजस्थान में होल्ड बनाया, आपने हरियाणा में होल्ड बनाया, वहां सबके लोग दिल्ली रहते हैं। अगर वही लोगों के ऊपर अगर बीजेपी दिल्ली में होल्ड नहीं बना सकती और अपना वोट परसेंटेज शेयर नहीं बना सकती, जैसा मैंने कहा कि 38 के ऊपर नहीं जा पा रही है बीजेपी, अगर इस बार 40-42 अगर पहुंच जाती है तो आराम से सत्ता बन जाएगी। लेकिन क्या बीजेपी 1 to 1 कैंपेन करके, डोर टू डोर कैंपेन करके इस वोट परसेंटेज को बढ़ा पाएगी? अल्टीमेटली मुद्दा ये है। बाकी तो नैरेटिव सबको पता है कि 2100 रुपए कोई नहीं देने वाला, 2500 रुपए कोई देने वाला नहीं है। मैंने उस दिन बजट में एनालिसिस किया, मेरा एक और वीडियो है, कि 25,000 करोड़ रुपए सालाना का जो दिल्ली सरकार का घाटा होगा वो कौन पूरा करेगा? क्या केजरीवाल जेब से देंगे, या कांग्रेस देगी, या बीजेपी देगी? बीजेपी इसलिए खामोश है, उनको पता है कि अगर हम कमिट कर भी देंगे तो देंगे कहां से, दिल्ली का पैसा ही नहीं है। पिछली बार आपका जो बजट है, आप देखिए दिल्ली का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है सर। इंटरेस्टिंग चीज देखिए,
62,000 करोड़ के आसपास दिल्ली का टोटल रेवेन्यू है। आपका बजट है 72,000, 10,000 करोड़ आप बाजार से लोन ले रहे हो। आपका जो पूरा बजट ऑलरेडी फुल्ली एग्जॉस्टेड है, और वो तब एग्जॉस्टेड और हो रहा है जब आपने, अगर आप दे तो मैं आपके सामने वो आंकड़ा पढ़ के सुना देता हूं, आपके श्रोताओं के लिए अच्छा रहेगा। दिल्ली की स्थिति क्या है सर? ये वर्ल्ड क्लास की बात करते हैं ना। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल कमिटमेंट इन्होंने किया था 1100 करोड़, खर्चा किया 380, पैसे ही नहीं, -66%। वेलफेयर ऑफ SC ST OBC माइनॉरिटी, उन्हीं के भरोसे जिंदा है ना ये केजरीवाल। 594 करोड़ का इन्होंने 22-23 के अंदर बजट घोषित किया था, 204 एक्चुअल खर्च कर पाए, -66%, पैसे ही नहीं, अपने वोट बैंक के लिए पैसा नहीं है। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन 3,500 कमिट किया था, 1,700 पे आके अटक गए, 50% कम। रूरल डेवलपमेंट -44, एग्रीकल्चर -21, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 10,000 कमिट किया था, 8,000 खर्चा, -16%। कहने का मतलब ये है कि सर इनके पास पैसा है ही नहीं। अब ये बोल रहे हैं हम 2,100 रुपए देंगे पर मंथ। सर ये बैठता है 20,000 करोड़ रुपए सालाना, पैसा कहां है आपके पास? अब केजरीवाल ये बोलते हैं मैं जादूगर हूं। अरे तो जादूगर हो तो जादूगर तो मूर्ख बनाता है ना, वो कोई चिड़िया थोड़ी क्रिएट करता है, वो तो जिंदा चिड़िया को एक जेब से दूसरी में डालता है। कहने का मतलब ये है, तो आप भी जादूगर की तरह दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहे हो, कहने का मतलब क्या है? तो सवाल सर यहां ये निकल के आ रहा है कि सवाल अब दिल्ली की जनता भी समझ रही है। अगर आप लोगों से बात करो मेट्रो में, या रिक्शे वाले से, या ऑटो वाले से, या रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे दिल्ली मेट्रो के, मैंने लोगों से बात करी, मैंने कहा आपको क्या लगता है? कहता सर ये सब चुनावी नाटक है, हो गया बहुत। तो कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल ने जो इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, उसके बाद भी जनता उत्साहित नहीं है। और यही केजरीवाल की सबसे बड़ी टेंशन है कि मैंने 2,100 रुपए बोले और कोई तैयार नहीं है, तो उसके ऊपर नहले पे दहला छोड़ दिया कि ये लो साहब हम दे देंगे आपको 2,500। अब क्या बोलोगे आप? कुल मिला के बात यह है सर कि दिल्ली में पैसा नहीं है। मेरा यही कहना था कि जिस दिन दिल्ली चुनाव घोषित हुए थे, उसी दिन का मेरा वीडियो है मेरे चैनल पे कि दिल्ली का चुनाव घोषित और साथ में दिल्ली दिवालिया घोषित, क्योंकि जो ये वादे कर रहे हैं उसे दिल्ली का दिवालिया निकलेगा। ये बात गलत है, ऐसे मत कहिए। सर मैं तो देखो, आपको पता है मैं बगैर तथ्यों के बात नहीं करता, मैं तो आपको सारे कागज दिखा दूंगा। मेरी आदत नहीं है हवा में बात करने की। मैं आपको दिल्ली की एक एक विधानसभा का एनालिसिस बता देता हूँ, मैं आपको एक एक डिपार्टमेंट का एनालिसिस बता देता हूँ। मैं हवा में बात नहीं करता सर, ना मुझे शौक है। मैं तो तथ्यों पे बात करता हूँ कि आज आप मेरे से आज पूछो या 10 साल बाद पूछो कि आपने मेरे प्रोग्राम में मुझे ये कहा था, उसका आधार क्या है, मैं कहूँगा सर ये रहे एविडेंस। और ये दिल्ली सरकार का अपना डेटा है, मेरा नहीं है। अगर वो अपने बजट डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब एक छोटी सी बात है सर, आपको बनाते हैं ना कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सवाल इस बात का, मैं आपको एक नंबर और दे देता हूं जिससे दिल्ली की जनता को ये बात समझ में आ जाएगी कि अभी जो हाल है, आपका जो कैपिटल आउटले है, मतलब दिल्ली में ब्रिज बनना है, छोटे मोटे और कंस्ट्रक्शन के काम होने हैं, स्कूलों की बिल्डिंगें बननी है, जो भी बनना है, आपने कैपिटल आउटले बनाया था 11,000 करोड़ रुपए का, और अल्टीमेटली आप खर्च कर पाए सिर्फ 8,000 करोड़। और अगली बार आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आपने बजट भी कम किया, मतलब जो कमिट किया था उसमें 25% कम। और जितना आपने खर्चा था 2023-24 में, 24-25 के बजट में सर वो 6,000 करोड़ कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि पैसा ही नहीं है, तो कमिट क्यों कर रहे हो? -30%। इसका मतलब जो 23-24 में 11,000 करोड़ था, वो घट के हो गया 6,000 करोड़। ये है दिल्ली का कैपिटल आउटले, और ये बोलते हैं हम दिल्ली की सबसे प्रॉफिटेबल सरकार है। अरे तुम खर्चा ही नहीं कर रहे, आपने जेब में पैसे रखे हुए, बच्चों को भूखे में रखा हुआ है, कहते जी देखो मेरे पास कैश है। अरे बच्चे तो भूखे मर रहे हैं ना यार, इस कैश का तू क्या करेगा? तो कहने का मतलब हो, आपके हॉस्पिटल खराब है। अब दिल्ली के आप सर, मैं क्या कह रहा हूं, आप जाके, मैं आपको एक और आंकड़ा दे देता हूं, अगर जनता चाहे इंटरनेट पे जाइए, 26 अप्रैल 2024 दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है, और मैं आपको हेडलाइन बता देता हूं। जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ने उस समय कहा था
दिल्ली गवर्नमेंट ओनली इंटरेस्टेड इन अप्रोप्रिएशन ऑफ पावर, मतलब उनको कुर्सी चाहिए। फेलियर टू सप्लाई इवन बेसिक स्टेशनरी टू स्कूल किड्स। 6.25 लाख बच्चों को पेन पेंसिल किताब तक नहीं दे पाए थे ये। और ये वो टाइम था जब ये अपने एड पे 1100 करोड़ रुपए खर्चे थे। ये वो तो याद है। अप्रैल 24 का है, दिल्ली हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। नहीं, इसी तरह से इनके यहाँ तो उनमें बहुत आपके अंदर जो तो कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसमें स्कीम पे जितना खर्चा है उसका 10 गुना एडवर्टाइजमेंट पे है। पराली वाला इश्यू है, दिल्ली का पॉल्यूशन है। 10 लाख का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उस पर 10 करोड़ खर्चा किया। देखो हम दिल्ली का पॉल्यूशन वो स्मोक टावर बना रहे, जितने का स्मोक टावर नहीं था उससे 10 गुना इन्होंने अपने एड पे खर्चा कर दिया स्मोक टावर पे बैठ के। तो आपके पास कोई नंबर है क्या कि आपने कोई वर्कआउट किया है, कोई नंबर क्या लगता है आपको आपके एनालिसिस के बाद विजय जी? मेरा एनालिसिस ये कहता है सर कि बीजेपी विल बी एनीथिंग बिटवीन 30-35। आम आदमी पार्टी का जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है करीब 25 के आसपास, 25 से 30 के आसपास। तो मतलब आप सोचते हैं कि 10 सीटें कांग्रेस ले जाएगी? असंभव सर, मैंने क्या बोला, अभी कार्ड खुलने बाकी हैं। मुझे लगता है क्योंकि कुछ कांग्रेस ने अपने अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं, वो अपने दम पे अगर ले गए तो ले जा सकते हैं, एज नॉट एज ए पार्टी। क्योंकि देखो दिल्ली क्या है ना सर कि यहाँ 1 to 1 बहुत है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत छोटी है, लोग जानते हैं, लोगों ने काम किया। अगर आप मेरे से ईमानदारी से पूछो, आज जो कांग्रेस ने मेरे एरिया में कैंडिडेट खड़ा किया है, ही इज ए गुड गाय। यहां तक कि जो आम आदमी का जो कैंडिडेट था, जिसको उन्होंने हालांकि नहीं खड़ा किया, यहाँ पे वो कॉर्पोरेटर था, उसने बहुत काम किया, मेरे पास फोन भी आता है उसका, अच्छा दोस्त बन गया, लेकिन उसको टिकट नहीं दी। मेरा ये कहना, मेरी एज ए वोटर दुविधा क्या आप समझिए दिल्ली में, मैं जानता हूं ये कैंडिडेट अच्छा है, लेकिन मुझे पता है कि ये सत्ता में नहीं आएगा। मैं एज ए पर्सन उसको वोट देना चाहता हूं कि यार ये आदमी काम करेगा, मुझे पता है ये आदमी अच्छा है, लेकिन ये अकेला क्या करेगा, बाकी दिल्ली में तो इसके साथ 5 लोग ही आएंगे, तो ये सत्ता में नहीं आ सकता। तो फिर मैं मजबूरी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को देखूंगा या पार्टी को देखूंगा जो कम से कम मेरा वोट वेस्ट नहीं जाए। तो जो दिल्ली का फैक्टर है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, इसीलिए आपने देखा होगा दिल्ली में जो सीटों के बीच में मार्जिन है ना वो बहुत कम है, क्योंकि लोग 1 to 1 टच में सबको जानते हैं। और ये लोग दिल्ली क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, मान लीजिए जिस एरिया से में मेरा वोट है, अगर मैं कहूं कि वहां 3,500-4 हजार घर हैं, 3,500-4 हजार घर में अगर मैं 2 भी बोल कर लूं, 7-8-10 हजार अगर वहां पे वोट है मेरे एक ही बूथ के अंदर, अब आप समझ लीजिए 7,000 में तो मैं पासा पलट दूंगा ना। तो 7,000 घरों में घूमना मुश्किल नहीं है। मैं अगर सुबह लेके जीप निकलता हूं और मैं वहां सब घरों में जाता हूं और गार्डन में खड़ा हो जाता हूं, और भाई साहब क्या हाल है, अंकल जी कैसे हैं आप, मैं इतना भी अगर महीने में एक बार पूछ लेता हूं तो लोग मेरे को फेमिलियर हो जाते हैं। और फिर किसी का काम होता है तो मैं करता हूं उसका काम, चाहे मैं ऑपोजिशन में हूं। तो लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सारे कैंडिडेट खराब है, लेकिन समस्या अब इस बात की आती है कि अगर मैं इसको वोट दूं क्योंकि ये मेरे लिए हेल्पफुल है, अनफॉर्चुनेटली वो आम आदमी या कांग्रेस में है, बीजेपी में नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये दोनों पार्टियों के लीडरशिप नालायक है, तो इसीलिए मैं बीजेपी। तो एक तरफ मुझे पार्टी दिख रही है और दूसरी तरफ कैंडिडेट दिख रहा है, ये दुविधा दिल्ली के अंदर बहुत सारे वोटर्स की है। जी, अब चलते हैं हम अंत में ओंकार जी के पास। जी ओंकार जी, आपने हाथ उठाया था। जी, कोई सवाल आपका इस बारे में? मैंने आंकड़ा पूछा था, आपसे भी पूछ लेता हूँ, बताएं। नहीं, मैं तो बिल्कुल आंकड़ा बताने के कतई मूड में आजकल रहता नहीं हूँ। मैं 2-3 राज्यों में मैं देख चुका हूँ, मतदाताओं का मूड कुछ पता चलता नहीं है। हम तो जो अलग अलग मुद्दे हैं, जो सिचुएशंस हैं, पार्टियों की क्या स्थिति है, नेताओं की क्या स्थिति है, उस पर चर्चा कर लें, इतना काफी है। इससे ज्यादा ये संभावना व्यक्त करना कि साहब किस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा खतरा है ये। और फिर जूते हमको पड़ते हम भी हैं, देख चुके हैं। जूते हमको पड़ते हैं फिर कि साहब आपने तो ये कहा था कि वहां पर उनकी सरकार बन जाएगी, उनकी सरकार तो नहीं बनी, तो गिरेबान हमारा पकड़ते हैं लोग आकर के, उस समय मजा लेते हैं।
सुन करके जब हम कहते हैं कि देखिए, हमने हरियाणा और महाराष्ट्र का सर्वे नहीं किया, हम बहुत फायदे में रहे, जी हाँ, कोई गालियां नहीं बिल्कुल। पड़ी। तो इसलिए मैं अब सीटों पर बिल्कुल बात नहीं करता। लेकिन इसकी तो चर्चा होनी चाहिए सर, एक चीज की। हम्म, अगर केजरीवाल को मेजॉरिटी नहीं मिली तो जो अपोजिशन में कांग्रेस के एमएलए हैं, केजरीवाल उनको कितने में खरीदेगा, उसका रेट क्या होगा, ये तय करना जरूरी है। गैस, क्योंकि देखो उसको सत्ता तो चाहिए, पैसा उसने इकट्ठा कर रखा है। अरे साहब, कुछ तो ईडी वीडी भी करेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि अमित शाह जी बिल्कुल ठंडे हो गए। नहीं करेगा तो ठीक है, मैं तो आपको बता रहा हूं सर। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम टीवी पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अगर ईडी और अमित शाह साहब को करना होता तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाए ये भी तो समझना जरूरी है। केजरीवाल को बेल क्यों मिलती चुनाव के लिए, प्रायोरिटी पे क्यों लिस्टिंग हो जाता था केस, कहीं तो कुछ ना कुछ तो खेल था ना सर। तो आइए अब आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी को, विजय सरदाना जी को, दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।